मैंने आज अपने स्वर्गीय पापा को सपने में देखा। आखिर वह क्या बताना चाह रहे थे? अजय उनका इशारा था। आशीष ने अपने बाप के कहने पर उस लड़की से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसकी बीवी अब इस बात पर डरी थी कि जब तक आशीष उसके सारे हक पूरे ना कर दे और जब तक वह अंदर से संतुष्ट नहीं हो जाएगी, वह अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। धीरे धीरे आशीष के लिए उसकी बीवी का किरदार कुछ संदिग्ध होता जा रहा था। उधर शादी के तुरंत बाद उसके पापा का देहांत हो गया। ठीक उस समय जब वह एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाले थे। आखिर ऐसा क्या राज छुपा था? इन तीनों जिंदगियों में कौन कसूरवार था और कौन बेगुनाह? सुबह का सूरज अपने चरम पर था। आंखों में रोशनी पड़ने की वजह से आखिरकार 12 बजे उसकी आंख खुल ही गई। उसने अपने मेहंदी से सजे हाथ रजाई से बाहर निकाले और अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ी हुई। वह पर्दे के पीछे जाकर कपड़े बदल रही थी। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र पर्दे के पीछे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वह आदमी मुस्कुरा उठा और वहां झांकने की कोशिश करने लगा। तभी पर्दा हटा और मैं आज सालों बाद लंदन से अपने घर वापस लौटा था। अपने पुराने खानदानी घर में मेरे पापा नौकरों के रहमो करम पर जी रहे थे। घर का दरवाज़ा आज भी वैसे ही, बस ऐसे ही लॉक था और मैं उसे खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया। घर का पुराना सारा सामान सब गायब था और अब नए सामान से भरा हुआ था। ठीक उसी तरह जैसे बहुत साल पहले मेरी सगी माँ का देहांत हो गया था और मेरे पापा ने दूसरी शादी एक खूबसूरत नौजवान औरत से कर ली थी। अब इस घर में माँ की ना वो खुशबू आती थी, ना ही वह जज्बात महसूस होते थे। उस वक्त मेरे सर पर सेहरा सजने वाला था। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थीं अपना घर बसाने की। जब कोई दिल में बसने वाला जीवन साथी साथ ना हो तो जवानी के दिन कैसे करते हैं, यह मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन तब मेरे पापा अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जी रहे थे। उन्हें कम उम्र की अच्छी लड़की जो मिल गई थी, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? कौन सी लड़की ज्यादा दिन एक बूढ़े आदमी के साथ रहना पसंद करती है? आखिर लड़कियों के भी कुछ अरमान होते हैं, खासकर जिसका इतना बड़ा बेटा हो जो खुद शादी के काबिल हो। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वह लड़की पापा को छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे इन सब से क्या लेना देना। जैसे ही मैंने सुना कि पापा शादी करने वाले हैं, मैं तो उसी वक्त लंदन चला गया था। मुझे उनकी बीवी यानी मेरी सौतेली माँ में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं इन सबको मानसिक तौर पर कबूल भी नहीं कर पा रहा था। उन्हीं दिनों मेरे मोहल्ले का दोस्त अक्सर मुझे यहाँ की दास्तान सुनाया करता था, लेकिन मेरा कभी दिल नहीं किया कि मैं यहाँ वापस आऊं। कम से कम मेरी तो हमउम्र होगी या फिर मुझसे भी छोटी होगी। वो बेचारी मेरी सौतेली माँ पता नहीं किस मजबूरी के तहत उसने मेरे बूढ़े बाप से शादी की होगी। कभी कभी मुझे उस लड़की पर तरस भी आता था, लेकिन फिर मैं सोचता यह उसका खुद का अपना फैसला था। उसे क्या जरूरत थी एक बूढ़े आदमी से शादी करने की? थोड़े से पैसों के लालच में आकर उसने अपनी पूरी जबानी एक बूढ़े आदमी के हाथों में दे दी। वो कुछ और भी काम कर सकती थी, मेहनत कर सकती थी, कहीं जॉब कर सकती थी, लेकिन इस तरह पूरी जिंदगी किसी बूढ़े के हवाले झोंक देना कहाँ की अक्लमंदी होती है। फिर मेरे मोहल्ले के दोस्त ने ही मुझे फोन पर बताया था कि वह औरत शायद सही नहीं थी। खैर, मैंने इन बातों को ज्यादा नहीं सोचा और आज बरसों के बाद मैं घर लौट रहा था, अपने घर, अपने बाप के पास। मैं अभी अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी अचानक मुझे किसी की आहट सुनाई दी। एक बूढ़ा सा आदमी ऊपर से उतरता चला रहा था। मुझे कुछ हैरत हुई, और क्यों ना होती। आखिरकार मैं उन्हें 10 साल बाद देख रहा था। 10 साल में मेरे पापा बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। खासकर जब गलत औरत मिल जाए तो वह मर्द की उम्र खा जाती है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मेरे पापा के साथ भी उनकी आवाज में एक लड़खड़ाहट आ चुकी थी। कदम अब डगमगाने लगे थे। बूढ़ी आंखें आज बहुत उदास और नम थीं। मुझे भी आज बहुत संजीदगी और उदासी महसूस हो रही थी। पापा अब सीढ़ियां उतरकर नीचे आ चुके थे। पापा, कैसे हैं आप? मैंने आगे बढ़कर पापा से आशीर्वाद लिया। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आज मेरी याद कैसे आ गई। पत्थर दिल औलाद, इस उम्र में बाप को छोड़कर कौन जाता है। पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं भी क्या करता। वह वक्त ही कुछ ऐसा था और उस वक्त मैं चुप ही रहा। मैंने पापा को फिर तसल्ली दी कि अब मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं हमेशा उनके पास ही रहूंगा। यह सुनकर पापा ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगे, अब मुझे अग्नि देने के लिए मेरा आशीष होगा। यह बात सुनकर मैं कुछ सहसा गया था। एक सन्नाटा मुझे अंदर से घेरने लगा।
मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि पापा ने ऐसी बात क्यों कही। कितनी ही देर तक पापा मुझे अपने सीने से लगाए अपने अंदर की प्यास मिटाते रहे। मुझे पहली बार अपने पापा की हालत देखकर दुख हुआ। मुझे उन्हें इस उम्र में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पापा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने हाथों से पापा के आंसू पोंछ और उन्हें सोफे पर बिठाया। पापा कितनी ही देर तक मेरा हाथ पकड़े सोफे पर बैठे रहे, जैसे उन्हें डर हो कि मैं दोबारा उन्हें छोड़कर ना चला जाऊं। पापा इधर उधर की मुझसे बातें करते रहे और हैरत की बात तो यह थी कि उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में मुझसे कोई भी जिक्र नहीं किया। वो औरत कौन थी, कैसी थी और उनकी जिंदगी से क्यों चली गई, और जाना ही था तो शादी क्यों की थी उसने। पापा ने नौकरों से कहकर मेरे पसंदीदा पराठे बनवाए थे और फिर हम बाप बेटे ने खूब पेट भरकर वो पराठे खाए। पापा आज तो मज़ा ही आ गया। फिर पापा और मैं कमरे में जाकर सो गए। मेरी आंख सुबह ही खुली थी। तभी मैंने सोचा, क्यों ना पापा का कमरा देखा जाए, क्या पता कोई ऐसी बात हो जो पापा मुझसे छुपा रहे हो। यही सोचकर मैं दबे पांव कमरे में दाखिल हो गया और बिस्तर की साइड वाली दराज में कुछ ढूंढने लगा। जब कुछ खास हाथ ना आया तो मैंने बाकी दराज भी अच्छे से देखी और फिर अब अलमारी खोलने का वक्त था। जैसे ही अलमारी एक चीड़ की आवाज के साथ खुली थी, मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। अलमारी को देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। होंठ सूखने लगे, टांगें कांपने लगीं। मैं एक बर्फ सा जमसा गया था। मेरे वजूद में कपकपी सी आ गई थी। आज अपने जज्बातों पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे एक जायज रिश्ते की तड़प महसूस हो रही थी। मैं एक जवान मर्द था और अपनी जवानी के ना जाने कितने खूबसूरत साल यूं ही बर्बाद कर चुका था। जो समय मैंने बिना किसी रिश्ते के बिताया था, आज उस पर सिर्फ अफसोस हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। लंदन से वापस आने के बाद जिंदगी अच्छी चल रही थी। उम्र के 34 साल बीत चुके थे। मेरी आंखों के सामने वो समय घूमने लगा जब मैं 23 साल का खूबसूरत नौजवान हुआ करता था। खूबसूरत तो अब भी कम नहीं था, लेकिन तब की तो बात ही कुछ और थी। तब दिल में नए नए जज्बात थे। हर चीज़ सुहानी लगती थी। मेरी माँ तो मुझे लड़कपन में ही छोड़कर चली गई थी और तब उस समय पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी और मैं भी अपने पापा को अपना एक अच्छा दोस्त मानता था। हम एक दूसरे के साथ उस समय बहुत अच्छा समय बिताते थे। उन दिनों मैं एक ऑफिस में जॉब भी करने लगा था। नई नई जॉब थी। अपनी जॉब से बहुत खुश भी था। उस समय में बहुत ही आज़ाद ख्याल इंसान हुआ करता था। अपनी जिंदगी के मज़े में मस्त रहता था। पापा भी अपने बुढ़ापे के दिन सुकून से बिता रहे थे। मैं रोज़ सुकून से उठता, ऑफिस जाता, फिर आकर कोई अच्छी सी फिल्म देखता। रास्ते से अक्सर मैं समोसे पकौड़े ले आता, क्योंकि यह सब चीज़ें पापा को बहुत पसंद थीं और वह खुश भी हो जाते। हम बाप बेटे अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं थी। तभी एक ऐसा तूफान हमारे घर में दाखिल हुआ जिसने पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। कौन जानता था कि आने वाला वक्त कितना भयावह होगा। समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ, लेकिन हम दोनों इसके भंवर में डूबते चले गए और फिर वापस नहीं उभरे। मैं एकदम अतीत से बाहर निकला और अपनी आंखें अफसोस से बंद करते हुए कहा, पापा कितना सुकून था हमारी जिंदगी में। फिर क्यों आपने वह गलत फैसला किया था। मैंने दोबारा आंखें खोलकर अलमारी की तरफ देखा। पापा की अलमारी खुलते ही मुझे एक औरत के कपड़े दिखे, जिन्हें देखकर हाथ लगाना तो दूर की देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो गई थी और मुझे कुछ शर्म महसूस हो रही थी। मैंने जिंदगी को कभी इतने करीब से नहीं देखा था, लेकिन अब दिल चाहने लगा था कि मेरे पास कोई हो जो इस तड़प को सुकून में बदल दे। कोई ऐसा हो जिसके नर्म वजूद को बाहों में लेकर मैं पूरी जिंदगी की थकान उतार दूं। वह अपनी नर्म मुलायम उंगलियों से मेरे सर की मसाज करते हुए कहे, मैं आपके लिए कप कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, आपकी सारी थकान उतर जाएगी। मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। वह बेहया कपड़े आज मेरे काम में रुकावट बन गए थे। नहीं तो कब का मैं पापा की अलमारी चेक कर चुका होता। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि उन कपड़ों को हाथ लगा था। आखिरकार मैंने अलमारी बंद की और वहां से बाहर निकल आया। सारा दिन मेरा उस अलमारी में ही अटका रहा। बस एक बार किसी तरह पापा की अलमारी देख लेता। लेकिन फिर मुझे याद आया कि पापा की अलमारी में उनके कोई खास कपड़े नहीं थे। मेरे कपड़े तो उन्हें आते नहीं थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मार्केट जाकर उनके लिए कुछ खरीदारी कर लूं। इस ख्याल के आते ही मैंने गाड़ी निकाली और मार्केट की तरफ रवाना हो गया। आज से 10 साल पहले का सीन, एक अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। आज उसकी शादी की पहली रात थी
और उसकी बीवी बरखा बेहद खूबसूरत और जवान थी, और वह अपनी बीवी के मुंह में निवाले बना बनाक डाल रहा था। लेकिन शायद उसका बूढ़ा वजूद उसकी बीवी को खटक रहा था। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के करीब होने लगा तो बरखा ने जल्दी से उस आदमी को खुद से दूर किया था। प्लीज़ आज की रात मुझसे दूर रहे। मैं अभी इस रिश्ते को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूं, लेकिन आप निश्चिंत रह, मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं खुद ही आपके करीब आऊंगी। बूढ़े आदमी के चेहरे पर कुछ मायूसी उतर आई, लेकिन इतनी खूबसूरत और जवान बीवी पाकर उसने अपने आप को अंदर ही अंदर तसल्ली दी थी। कोई बात नहीं बरखा, तुम जितना समय चाहो ले सकती हो। यह कहकर वह अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चला गया था। 2 दिन बाद बरखा ने अपने पति को काम के सिलसिले में कहीं भेजा और घर में कुछ जल्दी जल्दी ढूंढने लगी। हड़बड़ी में अलमारी के ऊपर से एक फ्रेम जोर से उसके सर पर आकर गिरा। वो शेर सहला उस फ्रेम को देख रही थी। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से फ्रेम पर जमी धूल साफ की और बेइख्तियार उसे चूम लिया। फ्रेम में जगमगाती तस्वीर देखकर उसकी धड़कनें तेज हुई थीं। उसके चेहरे पर सुकून उतर आया था। अब उसे उस अधेड़ उम्र के शख्स के साथ अच्छे से रहना था। आखिर वहीं तो था। सारे तालों की चाबी मॉल के पास मैंने गाड़ी पार की और एक ठंडे से मॉल में दाखिल हो गया। मॉल में 4 शादीशुदा जोड़े बैठे थे जो अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे थे। कुछ के साथ उनके बच्चे भी थे जो खा पी रहे थे। आज सालों बाद एक ख्वाहिश फिर से उभरी थी। आज फिर दिल चाहा कि काश मैं भी यहाँ किसी के साथ आता, शॉपिंग करता, कोई मुझे सलाह देता, किसी के साथ खाता पीता। काश उस पल मैंने कुछ और मांग लिया होता तो मुझे वह भी मिल जाता। पापा के लिए कपड़े खरीदने के बाद मैंने वहाँ चाय पी और फिर बिल देने लगा कि तभी मैं बिल देकर फ्री हुआ था कि सामने से एक लड़की भागती हुई आई और मुझसे टकरा गई। उसकी तेज तेज सांसें मेरी धड़कनों में महसूस हो रही थीं। वो लड़की पूरी तरह नीचे से ऊपर तक ढकी हुई थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी मास्क के पीछे छिपा हुआ था। पलक झपकते ही उसके पीछे कुछ अजीबोगरीब हुलिये वाले लोग खड़े थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये लोग कौन है। उन सब ने पिस्टल भी छपाई हुई थी। अचानक उस लड़की ने खुद को मुझसे अलग किया और कहने लगी, ये मेरे पति हैं। मैं उस लड़की की तरफ हैरान नजरों से देखने लगा। मैं तो उसे जानता तक नहीं था। फिर वह मुझे अपना पति क्यों बता रही थी? मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई पागल हो, कोई पागल मेरे पल्ले पड़ गई हो, या फिर यह लड़की अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी याददाश्त चली गई हो? झूठ मत बोलो। सामने से उन आदमियों की भद्दी आवाजें आ रही थीं। मैंने इस वक्त यह समझने की कोशिश की कि आखिर हो क्या रहा है। वो लड़की मेरी ओर मुड़ी और आंखों से मुझे कुछ इशारा करने लगी। उसकी आंखें बहुत ही नशीली थीं और अगर उनमें कोई डूबने का खतरा था तो वह मेरा था, क्योंकि वह मुझे मुफ्त में अपना पति बना चुकी थी। मुझे भी कुछ शरारत सूझी। मैंने उस लड़की का इशारा समझ लिया था। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे और फिर पति औरत का रक्षक होता है। यही सोचकर उसने मुझे अपना पति बताया होगा। खैर, मैंने उसकी मदद की और कभी कभी भलाई का फंदा ऐसे गले में आता है कि इंसान उससे लटक कर अपनी जान दे दे, और यही मेरे साथ हुआ था। और मैंने उस लड़की का पति बनने की कोशिश करना शुरू कर दी। गुंडों से काफी बहस हुई। तब पता चला कि उनका सरदार उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक वो कुंवारी थी, और अब उसके शादीशुदा होने के सबूत मिलने पर बगुंदेड़ी से उस लड़की की तरफ मुड़ा ताकि उसे पूछ सकूं। यह सब क्या नाटक था? मैंने उसे कंधों से पकड़कर झिंझोली ही पल वो लड़की मेरी बाहों में झूल चुकी थी। मैं उसे आवाजें देता रह गया, लेकिन तब तक वह लड़की बेहोश हो चुकी थी। मैं काफी देर तक सोचता रहा कि अब क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना इसे घर ले जाऊं और उसके होश में आने का इंतजार करूं। यही सोचकर मैंने उसे गाड़ी में लिटाया और घर की ओर रवाना हो गया। मुझे पता नहीं था कि मैं एक मुसीबत को घर ले जा रहा हूं जो न मुझे जीने देगी न मरने देगी। घर में एक अजनबी लड़की को देखकर पापा ने हंगामा खड़ा कर दिया और देखते ही देखते सारा घर सिर पर उठा लिया। उनका कहना था कि घर में इस वक्त सिर्फ हम दोनों मर्द ही हैं। ऐसे में एक लड़की का होना, और वह भी बेहोश, न जाने वह लड़की कौन है, कहाँ से आई है, होश में आने के बाद क्या क्या इल्जाम लगा दे। और वैसे भी मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? सारी उम्र शराफत से जिए हैं और आज लोग ना जाने क्या क्या ताने देंगे। पापा बिल्कुल सही बातें कह रहे थे। पापा, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ, उसकी थोड़ा सा भरोसा रखें। अपनी परवरिश पर मैंने सिर्फ एक नेक काम किया है बेटा, लेकिन कौन जाने तेरे दिल को, तेरी नीयत को, तेरी परवरिश को। दुनिया को तो सिर्फ बोलना आता है। वैसे इस वक्त समय की जो नाजुक है वह यही कह रही है कि अक्ल से काम ले।
उस लड़की की रजामंदी लेकर उससे शादी कर ले। वैसे भी तो कुंवारा है, फिर क्या तकलीफ है। शादी का नाम सुनते ही मैं कुछ पीछे चला गया था। उस वक्त की तरफ जब उम्मीद थी, जवानी थी और कुछ ख्वाहिशें भी थीं, लेकिन आज सिर्फ ज़रूरतें रह गई थीं। क्या सोच रहे हो बेटा? पापा ने फिर से सवाल किया। पापा, मैंने ना तो उस लड़की को देखा है और ना ही उसे जानता हूँ। बेटा, जान पहचान तो बस एक रात की बात होती है, फिर सब देख भी लेते हैं और जान भी लेते हैं। खैर, मैं जल्दी से कमरे में गया तो वह लड़की होश में आ चुकी थी और बिस्तर पर सहमी हुई बैठी थी। उसे होश में आता देख मैं उससे बोला, अरे घबराओ नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। लेकिन मैं क्या जानूं आपका कि आप ऐसे लड़के हैं या फिर वैसे। उसकी मधुर आवाज़ मेरे कानों को छू गई। उसके बाद मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, देखिए, आप आराम से बैठे और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। मैं फिर आगे अपनी बात जारी रखते हुए बोला। अब वो थोड़ी कंफर्टेबल होकर बैठ चुकी थी। मुझे आपसे कुछ पूछना है। असल में मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी। कोई बात नहीं, जो कहना है कह दीजिए। मैंने झिझक हुए कहा, आप अपने घर का पता बता दें। मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूं। असल में मेरा कोई घर नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे माथे पर बल आए थे। तो फिर बस यूं ही अपनी जिंदगी के दिन काट रही हूं। तो फिर आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? आपको भी सहारा मिल जाएगा और मुझे भी एक हमसफर मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर वह खिल उठी थी। उसकी नशीली आंखें और भी नशीली हो उठी थीं। आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर, और मैं यह कर्ज कैसे उतारूंगा से हंस दिया। ये कोई एहसान नहीं है। अच्छा, आप बैठे, मैं अभी शादी का इंतजाम करके आता हूँ। पंडित जी से बात करता हूँ और इस कर्ज को फर्ज में बदलते हैं। लेकिन इतनी रात को कौन मिलेगा? पास में ही हमारी कॉलोनी के मंदिर के पंडित जी मिल जाएंगे। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। तुम तैयार हो जाओ। ये मेरी मम्मी का जोड़ा है, पहन लो और अपना नाम तो बता दो। वो मेरा नाम यामिनी है। बहुत ही प्यारा नाम है। कि तभी मेरे पापा के पुकारने की आवाज़ आई थी। अच्छा, चलता हूँ, पापा बुला रहे हैं बेटा। इतनी रात तक एक लड़की के कमरे में यूं बैठना ठीक नहीं है। वह पापा, मैं उससे बात कर रहा था। वो शादी के लिए राजी है, तो फिर चलो जल्दी आओ। हम फिर शादी का इंतज़ाम करके आते हैं। बस 1 घंटे की भाग दौड़ के बाद अब मैं किसी का पति बन चुका था। हाँ, यामिनी का पति। और अब यामिनी कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। दिल में कुछ अजीब सी हलचल थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। आज मेरी सुहाग रात थी। आखिर वह रात आ ही गई थी। खूबसूरत और मोहब्बत से भरी हुई मेरी नज़रों के सामने यामिनी की वो खूबसूरत आंखें घूमने लगीं। शादी से लेकर अब तक उसने अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाया था और मुझे भी कोई खास ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। उसके खूबसूरत मुलायम हाथ देखकर ही मैं उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा चुका था। और सबसे बड़ी बात, मैं तो उसकी आंखों से पहले ही घायल हो चुका था। अब ख्याल आ रहा था, पता नहीं वह कैसी होगी। कम से कम जाकर मैं अपनी दुल्हन का चेहरा तो देखूं। कहीं ऐसा ना हो कोई बूढ़ी औरत से पाला पड़ जाए। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में यामिनी सहमी हुई बैठी थी। जब मैंने उसका घूंघट उठाने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। कहने लगी, हमारे यहाँ एक रस्म है कि सुहागरात की रस्मों के बाद ही लड़की अपना चेहरा दिखाती है, तभी वह अपने असली रूप में सामने आती है। मैंने कहा, तो फिर सुहागरात कौन सा दूर है? मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। नहीं, कपड़े बदलने की क्या जरूरत है, तुम ऐसे ही आ जाओ उसकी। इस बात ने मेरे कदम अचानक रोक दिए थे। 3 घंटे पहले मिली एक अजनबी लड़की को मुझसे भी ज्यादा जल्दी थी। मैंने सोचा मैं कोई बहाना बना देता हूँ आज के लिए। आज तो मुझसे नहीं होगा, कल देखते हैं। मैंने मन ही मन सोचा था और अपने मन की बात जबान पर ले ही आया। अच्छा यामिनी, ऐसा करो, अभी आराम से सो जाओ। मैं भी थका हुआ हूं और तुम भी थकी हुई हो। हम अपने रिश्ते की शुरुआत कल करते हैं। मेरी बात सुनकर घूंघट के अंदर उसके चेहरे के क्या भाव होंगे, वो तो वही जाने। मैं तो बस बिस्तर पर लेट गया था। यामिनी समझी कि मैं सो चुका हूं और तभी आज से 10 साल पहले का सीन। मुझे अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। लेकिन रण, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अपनी पहली बीवी से भी ज्यादा। वह अधेड़ उम्र का आदमी गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन रमन ने उसकी एक ना सुनी। मैं अब तुम्हें कोर्ट में देखूंगी बूढ़े। यह कहकर वह हमेशा के लिए वहां से चली गई। आज सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई थी। मैं यामिनी की पिछली रात की हरकतों से बहुत परेशान था। पहले तो उसने चेहरा तक नहीं दिखाया। मुझे लगा कि उसे मुझसे कोई नाता नहीं बनाना। फिर वह अपने हक की बात करने लगी
और जब मैं सोने का नाटक कर रहा था तब वह मेरे साथ इस तरह से लिपट गई कि मेरा पूरा वजूद उसके काबू में था। आखिरकार वह मुझसे क्या चाहती थी? मैं तो सुहागरात के लिए कितना खुश था कि अपनी बीवी को और अब्बू मज़े से सो रही थी और मैं नीचे लॉन्स में बैठ गया। पापा वहीं अपने रोज़मर्रा के अंदाज में नाश्ता कर रहे थे। मुझे बैठ देख कहने लगे, सब खैरियत है। मैंने भी यह सोचकर सब ठीक ठाक कह दिया कि पापा बेकार में टेंशन लेंगे। यह अजीब बात सुनकर अखबार पढ़ते हुए कब 11 बज गए पता ही नहीं चला। फिर मैं ऊपर अपने कमरे की खैर खबर लेने गया। यामिनी तैयार हो रही थी। मुझे देखते ही उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया था और फिर शिकायतें करने लगी। आपको कोई जल्दी नहीं है मेरा चेहरा देखने की? नहीं तो कल रात ऐसे ही ना गुजरती। सुनो, तुमने बेकार की शर्त रखी है, अब इस घूंघट को हटा दो। मुझे अचानक ही गुस्सा आ गया था यामिनी, पर फिर मैंने खुद को काबू में किया। मुझे अपने व्यवहार के लिए माफ़ करना। शाम को बाजार चलते हैं, अपने लिए कपड़े खरीद लेना। मैंने उसे कहा उसे बाजार ले जाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वह रात से अब तक मेरे मम्मी के कपड़ों में ही घूम रही थी। मैं कहकर ऑफिस चला गया था। ऑफिस जाकर याद आया कि यामिनी के पास तो मोबाइल भी नहीं है। अब उसकी खैर खबर कैसे लूँ? मैंने घर के लैंडलाइन पर कॉल किया तो पापा ने फ़ोन उठाया। पापा कुछ परेशान से लग रहे थे। गर्म गर्म सांसों से मुझे बहका लगी थी। पूरे कमरे में अंधेरे का राज था। उसका नर्म नाजुक वजूद मेरी बाहों में था। मैं कब तक खुद पर कंट्रोल करता? मेरा वजूद भी हिल चुका था। दिल में प्यास महसूस हो रही थी। एक तपिश ने मुझे घेर लिया था। मेरी सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी शर्ट के बटन खोले, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यामिनी के साथ कुछ भी करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। अंदर से एहसास होता था जैसे यह सही वक्त नहीं है। और फिर मैंने एक बार खुद को फिर से काबू में किया। सुबह मेरे शरीर पर हर तरफ लाल निशान थे। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी मैं नहा धोकर नीचे चला आया। नौकरों ने कल की मीटिंग की रिपोर्ट दी। आज थोड़ा फ्री था। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए आज मैंने ठान लिया था पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन पापा नहीं माने। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2-4 दिन में पापा की तबीयत और भी बिगड़ने लगी और एक दिन मुझे ऑफिस में फ़ोन आया कि पापा की तबीयत एकदम खराब हो गई है। मैं भागा भागा घर पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पापा का पूरा शरीर पसीने में नहाया हुआ था। वह कुछ अटक अटक कर बोलने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कुछ राज बताना चाहते थे। टूटी फूटी आवाज़ में कुछ कह रहे थे। मैंने पापा को अपनी बाहों में समेटा हुआ था। पापा, प्लीज़ आप खामोश रहे, प्लीज़ कुछ मत बोले। मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैं रो रहा था, लेकिन पापा ने हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। इशारे से कहने लगे कि उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना। वह मुझे कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे। मेरा ध्यान उनके इशारों पर नहीं था। मैं तो यह देख रहा था मेरे पापा बहुत तकलीफ में थे। मैंने जल्दी से उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में डाला और फिर तेज स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ मैं अस्पताल पहुंचा था। इमरजेंसी में उनको फौरन ले लिया गया था। डॉक्टर अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन पापा पर पैरालाइज का अटैक हुआ था। उनका मुंह बंद हो चुका था। अब वो कुछ बताने के काबिल नहीं थे। सिर्फ उनकी आंखें चल रही थीं। उनके हाथ पैर अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यामिनी किसी काम की नहीं है। उसे बस एक मर्द का शरीर चाहिए। वो मर्द की प्यासी औरत थी, क्योंकि हर रात वह खुद से मेरे करीब आने की कोशिश करती और मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे इतनी जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए थी, और ऊपर से उसका वो घूंघट घर की हालत को देखते हुए मैंने पापा को अस्पताल में ही भर्ती करा दिया था। मैं अक्सर उन्हें देखने जाता था। हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने बताया कि उनके पेट में कुछ जहरीले तत्व पाए गए हैं। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। इतने समय तक तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक ही मेरे मन में यामिनी का ख्याल आया था। अगर यह यामिनी है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। एक दिन बाद वही हुआ जो भगवान की मर्जी थी। पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आखिर वह मुझे बताना क्या चाहते थे? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में जहरीले जानवर के काटने का मामला सामने आया था, और यह बहुत हैरानी की बात थी। मैं उस दिन छत पर अकेला बैठा था। पापा के गम में तभी मेरे सामने एक साया आया। मैंने मुड़कर देखा तो बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मैंने तुरंत चौंक कर पूछा, तुम कौन हो आशीष? मैं आपकी बीवी यामिनी हूँ। अरे तुम, मैं तो डर गया था। खैर यह बताओ,
बिना अपना हक लिए तुमने घूंघट कैसे हटा दिया? आज वो बिना घूंघट के मेरे सामने आई थी। वह वाकई बेहद खूबसूरत थी। मेरी उम्मीद से भी कहीं बढ़कर मेरी बात सुनकर उसने उदास सा चेहरा बनाया था। कहने लगी, मुझे नहीं पता कब आप मेरी आत्मा को छुए, कब मुझे महसूस करेंगे। वैसे भी अभी आप अपने पापा के गम में हैं। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। आज मुझे यामिनी की बातें अच्छी लग रही थीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। यामिनी, एक बात समझ नहीं आती क्या? उसने पूछा। पापा की मौत? यह सुनकर यामिनी के चेहरे का रंग उड़ा था। देखिए, यह बातें मत कीजिए, मैं डर जाती हूँ। वैसे भी यह मातम वाला घर है, कोई है भी नहीं। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अच्छा, अगर तुम डरती हो तो नहीं करता बात। अगले दिन मैं सुबह सुबह पापा के कमरे में चला गया। पापा की तस्वीर के सामने खूब रोया। आखिर मेरे पापा मुझे क्या बताने वाले थे? और वो जहरीला जानवर आखिर पापा को उसके काटने का कैसे पता न चला? हाय, मेरे पापा मुझे कुछ तो बता दें। मैं बहुत रोया और फिर थोड़ी देर बाद बाहर आया। अब गम था और गम को आने में तो वक्त लगता ही है, और जाने में भी मेरे लिए मेरे पापा की मौत एक सवालिया निशान बन चुकी थी। उस जहरीले जानवर ने मुझे यामिनी या किसी नौकर को क्यों नहीं काटा? इस हादसे को कुछ दिन बीत चुके थे और जैसे ही मातम का रंग उतरने लगा, यामिनी मुझ पर नए रंग चढ़ाने को तैयार थी। आज शाम जब मैं ऑफिस से घर आया तो यामिनी जो कपड़े पहने बैठी थी, वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। उसे इस अधकुल्ले रूप में देखकर मैंने खुद को कहीं खोता हुआ महसूस किया, और अगले ही पल मैं यामिनी से लिपट गया। दिल की धड़कनें शोर मचा रही थीं। आज मैं हद से गुजर जाना चाहता था कि तभी मेरे होंठ यामिनी के होठों के पास जाते और उन्हें अपनी जकड़ में लेते कि मैं चौंक उठा था जब यामिनी ने खुद ही आगे बढ़कर मेरे होठों को अपने होठों की कैद में लिया था और बेतहाशा मेरे होठों का रस पान करने लगी। उसकी यह तड़प, उसकी यह बेकरारी, मेरा पूरा वजूद ठंडा होता चला गया था। वह मेरे साथ जो हरकतें कर रही थी, ऐसा लगता था वह सारे काम यह पहले ही कर चुकी है। अगले ही पल मैंने यामिनी को खुद से दूर धकेला था, लेकिन यामिनी तो जज्बातों से भर चुकी थी। वह मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो मेरे शर्ट के बटन खोलने लगी, लेकिन मैंने उसे खुद से दूर धक्का दिया था, और मेरे इस तरह धक्का देने पर वह बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन मेरा हक था सवाल करने का। मैंने उससे सवाल किया, यामिनी, यह सब क्या है? ले। लेकिन यामिनी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यामिनी ने जबरदस्ती मेरे मुंह में कुछ डाला था, जिससे मैं कुछ ही देर में मदहोशी में डूब गया। और फिर यामिनी ने जो कुछ किया वह बर्दाश्त के बाहर था। मैं उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुका था, और धीरे धीरे वह मेरे साथ सारी हदें पार करती चली जा रही थी। सुबह मैं बिस्तर पर ऐसी हालत में था कि ना मेरी इज्जत बची थी और ना कोई आदर सम्मान। खुद को यूं देखकर आज मैं अपनी ही नजरों में गिर गया था। मेरा सारा वजूद टुकड़े टुकड़े हो चुका था। होश कुछ बहाल हुए तो मैं फ्रेश होकर नीचे आया। यामिनी उस समय नाश्ता कर रही थी और मुझे आते देख शरारत से मुस्कुराने लगी। काश मैं भी उस पल को जी सकता, लेकिन मैंने उसका हाथ खींचा और कमरे में ले गया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम पहले से शादीशुदा हो, तुमने क्यों नहीं बताया? छोड़ो मेरा हाथ। उसने अपना हाथ छुड़ाया। मैंने सोचा था आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल ही जाएगा। और क्या हो गया? आखिर इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है? सबकी तलाक होती है, मेरी भी तलाक हो गई थी। मैंने गुस्से से अपने दांत मींचे और उसको बालों से पकड़ा। और रात रात तुमने मेरे साथ क्या किया था? क्या मतलब है इस बात का? मैं आपसे प्यार करती हूँ। एक प्यासे को पानी पीते पीते कुएं से हटा दिया जाए तो वह भला क्या करेगा? मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, उसने कहा तो मैंने तड़प कर कहा था, इच्छा या फिर हवस? और यह सवाल पूछते ही उसकी आंखें लाल हो गई थीं। इस बार वह मुझ पर गुस्से के मारे टूट पड़े थी। मेरा सारा दिन बहुत बुरा गुजरा था। एक तो यामिनी का ऐसा बर्ताव, ऊपर से पापा भी नहीं थे। रात में थक हार कर सो गया, लेकिन आधी रात में चौंक कर उठा। मेरे कानों में पापा की आवाज आई थी, आशीष पीछे हटो। मैं पापा पापा चिल्लाते हुए पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगा। फिर आखिरकार थक हार कर वापस कमरे में आ गया। दिल में घुटन थी पापा की अधूरी बात, और वह आवाज कहीं मेरे लिए कोई इशारा तो नहीं। मेरे दिल और दिमाग को तरह तरह के ख्यालों ने घेर लिया था। 2 दिन बाद मैंने सपना देखा कि मैं आग में जल रहा हूँ। इस बार मैं समझ गया था कि मुझसे कोई गुनाह हुआ है। मैं तुरंत पापा के कमरे में गया और अलमारी खोली। कुछ चीज़ें इधर उधर की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया।
फिर सोचा क्यों ना यामिनी की अलमारी देखी जाए। यामिनी की अलमारी में भी कुछ नहीं मिला तो मैं मायूस हो गया। आज रात फिर से पापा सपने में आए थे और कहने लगे, संभल जा आशीष। फिर मैंने अपना जायजा लेना शुरू किया। पता नहीं क्यों मेरा शक बार बार यामिनी पर जाकर टिक जाता। कुछ तो छुपा था उसकी शख्सियत में जो मैं जानना चाहता था। मैं हर वक्त घर में नहीं होता था, लेकिन नौकर तो होते थे। मैंने अपने पुराने वफादार नौकरों से पूछा कि यामिनी घर में ज्यादातर कहाँ कहाँ जाती है। एक नौकर ने बताया कि यामिनी ज्यादातर गार्डन में पाई जाती है और उस वक्त वह वहां पर काम करने वाले मालिक को गार्डन से हटा देती है। उसके हाथों में कुछ सामान होता है और वह अपना खुफिया सामान एक क्यारी में छुपा देती है। यामिनी के घर में होते हुए यह सब करना बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत सोचा, फिर यामिनी को एक धार्मिक स्थान पर ले गया और वहीं छोड़ आया। यामिनी साथ आने की जिद कर रही थी, लेकिन मैं भी बातों में माहिर था। घर आते ही मैंने सारी किरियों की खुदाई शुरू कर दी। यामिनी के पास आखिर क्या सामान हो सकता था? वह तो इस घर में बिल्कुल खाली हाथ आई थी। यामिनी का चरित्र काफी संदिग्ध लग रहा था। वह मेरे बारे में बहुत कुछ जानती थी, लेकिन मैं तो उससे अनजान था। एक क्यारी को खोदने पर कुछ ठक ठक की आवाज आई। जिज्ञासा में आकर मैंने जल्दी से खोदा तो एक स्टील का डिब्बा बरामद हुआ, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। मैं उसे अंदर ले गया और ताला तोड़ दिया। उसमें कुछ कागज थे। खोलने पर पता चला वो तो शादी के पेपर थे, आज से 11 साल पुराने। यह देखकर मैं हैरान हो गया। कोर्ट से रजिस्टर्ड पेपर किसी रमन और संजय त्रिपाठी के नाम के थे। संजय त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी तो मेरे पापा का नाम था, लेकिन पेपरों को देखकर मैं हैरान हुआ था। ठीक है, पापा ने दूसरी शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी और ये वही कोर्ट के पेपर थे। लेकिन यामिनी ने आखिर इन्हें क्यों छुपाया था? क्या मकसद था इसका? वो तो बिल्कुल खाली हाथ आई थी। इस घर में क्या उसके आने का कोई मकसद है? कहीं पापा की मौत में उसका हाथ तो नहीं है? भगवान, मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मैंने इस बारे में यामिनी से बात नहीं की। इन सारे सवालों के जवाब उस दिन मिले जब पापा के दोस्त अचानक पापा की मौत की खबर सुनकर हमारे घर चले आए। रूखी सूखी हाय हेलो के बाद बातचीत चलती रही और फिर अचानक ही यामिनी कमरे से बाहर आई थी। उसे देखकर पापा के दोस्त खड़े हो गए। नमस्ते भाभी, भाई साहब के जाने का बहुत दुख हुआ। अभी कुछ ही समय हुआ था आपकी शादी को, और अब यह पित भा की जिंदगी। बेटा, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना माँ। ये बात सुनकर मैं सदमे में आ गया और यामिनी का चेहरा भी सफेद पड़ गया। यामिनी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसकी हालत देखकर मैं समझ गया कि सारा कसूर उसी का था, लेकिन फिर भी मेरी गैरत ने यह सब बर्दाश्त नहीं किया और मैं आखिरकार बोल ही पड़ा। अंकल, आप होश में तो हैं? ये मेरी बीवी है। यामिनी नहीं, ये तुम्हारे बाप की बीवी है रमन। तुम्हारा बाप क्या मरा? तुम तो पागल हो गए। ठीक है, भाभी जवान है, कम उम्र है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने बाप की अमानत में खयानत करोगे। बदतमीज इंसान, और कितना गिरोगे। भले सौतेली है, लेकिन यह तुम्हारी माँ है। यह सब सुनकर मेरी बर्दाश्त की सीमाएं टूट गईं। ऐसा लगा जैसे पूरे घर की छत मेरे सर पर आ गिरी हो। मैं फटी फटी आंखों से कभी यामिनी को देखता तो कभी सामने बैठे पापा के दोस्त को। सब कुछ में मेरी आंखों के सामने क्लियर होता जा रहा था। कितना बड़ा धोखा खाया था मैंने, किसी की भी गलती नहीं थी। गलती तो मेरी थी कि मैंने इतनी जल्दबाजी में यह फैसला लिया था। मैंने खूनी नजरों से यामिनी को देखा। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं नहीं गिरा हुआ हूं, ये गिरी हुई है, बदचलन है। इसने पापा से उस वक्त तलाक लेकर आज मुझसे शादी कर ली। बेहया औरत दुख से मेरी आंखें भर आई थीं। अंकल हैरान खड़े थे। अब मुझसे उस औरत का वजूद 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं था। अब मुझे समझ आ गया कि पापा क्या बताने वाले थे और किसने उन्हें बेरहमी से मार डाला। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने अपने पहले पति को नहीं पहचाना था। आप खुद बताइए, वह इतने बूढ़े हो गए थे, मैं उन्हें कैसे पहचान पाती? मुझे नहीं पता वह मेरे पहले पुराने पति थे, जिससे मेरी 11 साल पहले शादी हुई थी। हाँ, मेरा उनसे तलाक हो गया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था। तुम मेरे पति के बेटे हो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कभी सोचा नहीं होगा कि उसका राज यूं खा जाएगा और वो एक दिन खुद सामने आकर खड़ी हो जाएगी। खैर, उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था सिवाय पछतावे के। जब तक पापा जिंदा थे उसने अपनी सूरत नहीं दिखाई, और जैसे ही पापा मरे अगले ही दिन बिना घूंघट के मेरे सामने आ गई थी। मैं टूट चुका था, अपने वजूद के टुकड़े समेट रहा था कि इतने में अंकल ने पुलिस बुला ली और यामिनी को गिरफ्तार करवा दिया।
यह सब इतना जल्दी हुआ था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ पल गुजरे थे और मेरा कांच का घर टूट गया था। जिंदगी और भी बदतर हो चुकी थी। सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, जब शादी करो तो सारी छानबीन करो, खानदान देखो और फिर फैसला करो। यामिनी से कोर्ट में जब सच्चाई उगलवाई गई तो मैं हैरान रह गया। उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया कि कैसे उसने हवेली के लिए पापा से शादी की। फिर एक दिन उसे मेरी तस्वीर मिली और वह मुझे पसंद करने लगी। मेरी तस्वीर देखते ही मुझ पर फिदा हो गई और उसने उसी वक्त सोच लिया कि वह मेरे बूढ़े बाप से छुटकारा पाकर मुझसे शादी करेगी। कैसे उसने पापा को छोड़ दिया। उसे पता था कि वह घर से जाएगी, तभी मैं कभी ना कभी घर वापस जरूर आऊंगा। कुंडों का नाटक, शादी की नई रस्में, उसके बाद चेहरा ना दिखाने की रस्म। मैं इतना बेगैरत नहीं था कि अपने बाप की छोड़ी हुई औरत से शादी करता और उसके साथ अपने घर गृहस्थी बसाता। मैंने उसी वक्त यामिनी को तलाक दे दी। वो रोती रही, गिड़गिड़ा रही, लेकिन मैंने उस पर दया नहीं दिखाई और आज मैं तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूं। किसी औरत पर विश्वास करने का अब मन ही नहीं होता और शायद यूं ही अब अकेले ही जिंदगी बसर हो जाएगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी? जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।